हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर पॉलीमर लेक्चर। पॉलीमर लेक्चर में हम आज देखने जा रहे हैं अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर एज आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड विद यू ऑल। क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है वो काफ़ी बड़ा पार्ट है यहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री में। इसके पहले भी हमने क्लासिफिकेशन ही पढ़ा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। उसमें हमने पढ़ा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, 3 स्टेप्स में होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। नेक्स्ट जो भी पढ़ा है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया है काफ़ी डिटेल में। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उससे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क ये है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस जब होती है तो उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, मतलब वो प्रोसेस से या तो वाटर होगा या तो मिथेनॉल होगा या तो HCl होगा या तो अमोनिया होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट यू हैव टेकन। नेक्स्ट हमने देखा कि वहाँ पे रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ये काफ़ी सिंपल है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि जो भी यूनिट आपने लिया हुआ है, ठीक है, वो यूनिट पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, प्रेशर पे वहाँ पे ओपन होता है एंड वो ओपन होने के बाद जो यूनिट्स होते हैं, ओपन होने के बाद जितने यूनिट्स मिलते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं। सॉर्ट ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जैसा वहाँ पे एक फील्ड आता है। तो ये 3 कंडेंसेशन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने देख लिया। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमें है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रादर सबसे हाई जैसे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इन अ डिटेल कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे वीक है, जहाँ पे मॉडरेट है, एग्जैक्टली वो पॉलीमर में क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। आप बोलोगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की यहाँ पे क्या बात आई। यहाँ पे पॉलीमर्स जो होते हैं ना, पॉलीमर के जो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं फिज़िकल, जैसे प्रॉपर्टीज़ हम बोल सकते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ का अगर हमें स्टडी करना है, वहाँ पे टफनेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन यूनिट्स ऑफ मोनोमर, मतलब पॉलीमर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वहाँ पे मोनोमर में प्रेजेंट है वो हमें वहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना होगा। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिस्कशन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे ही हम पॉलीमर के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। whether the particular polymer is elastic in nature, whether it is non-elastic in nature, whether it has a high tensile strength, whether it has a low tensile strength, how tough it is, how it has a plasticity or not. So ये points जो है ये हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। So ये सभी पॉइंट्स हम तब डिस्कस कर सकते हैं जब हमारे पास होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट today's topic, classification on the basis of intermolecular forces. Classification on the basis of intermolecular forces, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे है इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, मतलब ये पॉलीमर के टाइप से विच आर बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग के बारे में मेरे ख्याल से 8th या 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ी है, वही यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा सा ब्रॉड सेंस है, इतना ही है, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या है, ये हमें जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी होता है कि थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स जो है नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है, देखो यहाँ पे एक एक करके मैं डिस्कस कर रही हूँ। इलास्टोमर्स जो है उसके बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा है। अब ये इलास्टोमर्स जो है इलास्टोमर्स के बारे में क्या डिस्कस करना है, आप बोलोगे कि मैम क्या है इसमें डिस्कस करने जैसा। इलास्टोमर्स जो होते हैं ना, दे आर हैविंग एक टिपिकल प्रॉपर्टी होती है उनमें कि जिनको इलास्टिसिटी कहा जाता है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जिस पर्टिकुलर पॉलीमर में आपको मिलती है उनको इलास्टोमर्स कहा जाता है। काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन बन सकता है। पॉलीमर्स विच आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी दे आर सेड टू बी इलास्टोमर। ये स्टार्टिंग फेज में ये डेफिनेशन लिखना काफ़ी वहाँ पे मतलब आसान होगा, बट जैसे जैसे इलास्टोमर का स्टडी होगा वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी रिप्रेजेंट करना डेफिनेशन में ज़रूरी बन जाता है। इलास्टोमर जो होते हैं दे आर हैविंग लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी में ये जो इलास्टोमर है या जो पॉलीमर है दे कैन बी स्ट्रेच्ड ऑन अप्लाइंग फोर्स अगर आप उस पर अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हो तो वो स्ट्रेच हो सकते हैं। एंड इफ़ यू रिमूव दैट पर्टिकुलर फोर्स दे कैन बी रीगेन टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल शेप ओरिजिनल पोजिशन में वो आ जाते हैं। A well-known and famous example of elastomer is you can say vulcanized rubber। जो रबर बैंड्स होते हैं ना, रबर बैंड्स की मैं बात कर रही हूँ, जो अक्सर मतलब पैकेट्स में वगैरह वहाँ पे वो रबर बैंड्स मिलते हैं। कुछ अगर हमें वहाँ पे टाइड अप करना होता है तो हम उसका यूज़ वहाँ पे करते हैं। तो रबर बैंड जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे वो स्ट्रेच होंगे, जैसे ही वो फोर्स वहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे वो फिर से ओरिजिनल शेप में वहाँ पे आते हैं। द क्वेश्चन इज़ वाई दिस हैपन्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इलास्टोमर की डेफिनेशन, इलास्टोमर के जो भी पॉइंट्स है वो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ये भी पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो भी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, बट आई हैव टू एम्फोसाइज ऑन दिस पॉइंट वेरी वेल बिकॉज इट इज़ अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू का जो पॉइंट है ये यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। इलास्टिसिटी है, इसका मतलब ये है कि इलास्टोमर्स में जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है व्हाटएवर इट में बी, जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी वीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता तो आप खुद सोचो कि ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को वहाँ पे लेते क्या, इलास्टिक नेचर उनका होता क्या, नहीं होता। ठीक है। सो इलास्टोमर्स जो होते हैं उसमें हम ये बोल सकते हैं कि दे हैव अ वीक वांडरवास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडरवास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें होता है जो भी वहाँ पे हम जैसे बोल सकते हैं कि क्रॉस लिंकिंग जो भी वहाँ पे मिल रही है, दैट पर्टिकुलर क्रॉस लिंकिंग इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर स्ट्रेचिंग पर्पज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर इलास्टोमर। सो ये इलास्टोमर का एक शॉर्ट वहाँ पे इंट्रो है या इन्फॉर्मेशन है, ये आप बोल सकते हो। इतना ही आपको याद रखना है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल में क्या है वहाँ पे, एग्जाम्पल में वल्कनाइज रबर है। जो वल्कनाइज रबर की हम बात करते हैं कि जैसे रबर ट्री जो होता है, रबर ट्री से एक वाइट डिस्चार्ज बाहर निकलता है, उसे वहाँ पे लैटेक्स कहा जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर लैटेक्स है उससे हम रबर बनाते हैं। ठीक है। तो वल्कनाइजेशन की प्रोसेस में भी वो रबर जो है वो रबर में कुछ एडिशन करके फिर से एक फाइन रबर वहाँ पे बनाया जाता है। बाद में देखेंगे वो वल्कनाइजेशन क्या है। इट इज़ नॉट द पॉइंट दैट कि अभी हमें देखना है वो, बट याद रखो कि एग्जाम्पल में वल्कनाइज रबर होगा। बूना एस, बूना एन, ये भी रबर के टाइप से ये भी वहाँ पे रहेंगे। नियोप्रीन करके जो रबर है वो भी इसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो होपफुली आपके समझ में आया होगा कि इलास्टोमर्स में पॉइंट क्या याद रखने हैं आपको। इलास्टोमर में हम बोल सकते हैं कि इलास्टोमर्स मतलब पॉलीमर्स, दे आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। And now what is elasticity basically? You know very well that because in previous standard you have learned it very well. Elasticity is nothing but property of any substance. ठीक है, any substance to be stretched on applying of force and
जस्ट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, ये इलास्टोमर की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, इलास्टिसिटी की। ये प्रॉपर्टी क्यों दिखाई दे रही है ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ये प्रॉपर्टी देखने का एक ही मतलब है कि इलास्टोमर्स जो होते हैं उनको इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, मतलब उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो काफ़ी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब वो कौन सा होगा, वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे ही वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुद में ही एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उसमें भी अगर आप बोलोगे कि वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे, तो इलास्टोमर्स जो है उनको इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्यों है ये इस पॉइंट से हमें याद हो जाता है। एग्जाम्पल में लिखना है आपको, वल्कनाइज रबर है, बुना एस बुना एन, उसके बाद आप बोलोगे कि नियोप्रीन, ये सारे एग्जाम्पल्स इलास्टोमर में आपको मिलेंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स फाइबर्स। सेकंड जो है इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फाइबर्स जो है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फाइबर्स क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। पॉलीमर्स, पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं वो, विच कैन बी यू कैन से थ्रेडेड प्रॉपरली, मतलब उनके थ्रेड्स बन सकते हैं। दे आर सेड टू बी फाइबर्स, दे आर सेड टू बी फाइबर्स। ये जो फाइबर्स है बेसिकली उनमें एक प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे मिलेगी दैट दे आर हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको वहाँ पे मिलेगी। मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। बहुत से बच्चों को ये पता भी है, फिजिक्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी है आप लोगों ने, बट तभी भी एक बार मैं बता रही हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और एनी सब्सटेंस टू विथस्टैंड विद द टेंशन अप्लाइड। ठीक है, जो भी टेंशन वहाँ पे अप्लाइड हो रहा है उसे विथस्टैंड करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी सिंपल वे में मैं बता रही हूँ आपको। अगर मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास नायलॉन का एक छोटा सा थ्रेड है, छोटा थ्रेड नायलॉन का है, और सेम थ्रेड मेरे पास कॉटन थ्रेड है। दोनों को अगर आप सेम लेंथ में लेते हो और दोनों से अगर सेम वेट आप अटैच करके रखते हो, तो अटैच करने के बाद एक थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि कॉटन थ्रेड जो होगा वो कॉटन थ्रेड वहाँ पे टूट जाएगा और वो जो वेट जो भी अप्लाई किया है आपने वो नीचे गिर जाएगा। बट एज़ फार एज नायलॉन फाइबर इज़ कंसर्न, नायलॉन जो होता है वो वहाँ पे नहीं टूटेगा, बिकॉज इट हैज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंशन अप्लाई करने की या लोड को विथस्टैंड करने की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा है। एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया। ये कैरेक्टरिस्टिक अब क्यों वहाँ पे आती है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये दोनों भी इस पर्टिकुलर फाइबर वाले पॉलीमेरिक सॉलिड्स में प्रेजेंट रहेंगे। सो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फाइबर्स जो होते हैं बेसिकली, ये फाइबर्स जो होते हैं दे आर हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिमार्केबल यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स में ये हम बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वजह से फाइबर्स जो होते हैं दे आर इन अ क्रिस्टलाइन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर में वो आपको वहाँ पे मिलते हैं। एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल है वहाँ पे। जैसे अभी मैंने नायलॉन की बात की थी, विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पॉलीअमाइड्स। नायलॉन 6 एक वहाँ पे कैटेगरी है जो फाइबर में ही बिलोंग कर रही है, फाइबर का एग्जाम्पल हो सकती है। या पॉलिस्टर जो है, टेरिलिन, इसके पहले कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब हम पढ़ रहे थे ना, तब मैंने आपको टेरिलिन का फॉर्मेशन बताया था। टेरिलिन कैसे प्रिपेयर होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक यूनिट होगा, एंटरथैलिक एसिड दूसरा यूनिट होगा। दोनों को कंडेंस करना है, दोनों में से H2O को रिमूव करना है, एंड देन वॉट एवर वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर पॉलीमर इज़ नथिंग बट योर टेरिलिन और यू कैन से पॉलिस्टर, वो वहाँ पे प्रिपेयर होता है। टेरिलिन भी इसी का एग्जाम्पल है। मतलब अभी तक दो देखे, इलास्टोमर में वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखो तो इलास्टोमर और फाइबर में हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली अपोजिट है।
फाइबर्स में कभी भी आपको इलास्टिसिटी नहीं मिलेगी, मतलब वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकती है ऐसा अगर हुआ तो, बट ऐसा नहीं होता है। फाइबर्स जो होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मल केसेस में आपको इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं मिलती। यहाँ पे इलास्टोमर्स में ही इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, इट इज़ more tensile strength and it has a two kind of intermolecular forces of attraction which is hydrogen bonding and dipole interaction। ठीक है, हम अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखने जा रहे हैं विच इज़ थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन टॉपिक विच इज़ थर्मोप्लास्टिक्स। अब ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या थर्मोप्लास्टिक्स है क्या एग्जैक्टली? थर्मोप्लास्टिक्स भी किसी किसी बुक में दिया जाता है, वो पूरा नहीं देते वहाँ पे, बट हम बोल सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हम ऐसे पूरी तरीके से बोलेंगे कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक है तो ये प्लास्टिसिटी नाम की एक प्रॉपर्टी वहाँ पे है, प्लास्टिसिटी। अब ये प्लास्टिसिटी है क्या एग्जैक्टली, हम ये देखेंगे कि प्लास्टिसिटी एग्जैक्टली है क्या। प्लास्टिसिटी इज़ नथिंग बट again it is a property of a material, you can say being easily shaped, easily molded। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। मतलब एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ आपके पास है या कोई भी एक ऐसा मटेरियल आपके पास है कि जो मटेरियल आप क्या कर रहे हो, हीट देने के बाद वो क्या होता है वहाँ पे मेल्ट हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, और उसका आप फिर से क्या कर रहे हो, मोल्डिंग कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि हमारे घर में जो बॉटल्स होते हैं, ठीक है, जो एक पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, उनको हम स्क्रैप में डालते हैं। स्क्रैप में डालने के बाद आपको क्या लगता है कि वहाँ पे क्या होता होगा? स्क्रैप में जब हम डालते हैं तो प्लास्टिक्स जो होते हैं या पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो है या पॉलीविनाइल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वहाँ पे दिए जाते हैं, मेल्ट करवाए जाते हैं, उसे नया आर्टिकल नए शेप में वहाँ पे बनाया जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है ना एक पर्टिकुलर पॉलीमर की, कि जो पॉलीमर हीट देने के बाद क्या हो रहा है, मेल्ट होता है, फ्यूज़ हो रहा है, एंड देन उसके बाद जब वो अगेन हम बोल सकते कि कूल जब होगा तब वो एक पर्टिकुलर हार्ड मटेरियल बनेगा, बट अगर हम उसे फिर से मेल्ट करना चाहे तो वो मेल्ट हो सकता है। इस तरीके की प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स दे आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। ये हो सकता है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं कि हीटिंग के बाद वो मेल्ट हो जाते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि दे कैन बी कैपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। ये उन्होंने दिया है कि हीटिंग के बाद वो सॉफ्ट होते हैं, फिर अगर कूल किया जाए तो वो वहाँ पे हार्ड बन जाते हैं। ये रिपीटेड प्रोसीजर उनमें हो सकती है। तो इस तरीके के जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं ना वो रिसाइक्लेबल होते हैं। क्यों रिसाइक्लेबल है? बिकॉज वो हीट देने के बाद क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने के बाद जो वो मास मिलता है ना, जो भी एक मटेरियल मिलता है, वो मटेरियल अगर आप दूसरे मोल्ड में या दूसरे शेप में डाल दो तो वो दूसरा शेप वहाँ पे वो रिगेन करता है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर मटेरियल बिकम्स कूल। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अब किस वजह से है ये हमें देखना है। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, दैट वी हैव टू नाउ फोकस इन अ डिटेल। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब क्या है? मॉडरेट, इट इज़ इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। इलास्टोमर जितने वीक भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है और फाइबर जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी नहीं है, उन दोनों के बीच में जो एक रेंज आ रही है इंटरमोलिकुलर फोर्स की, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स की रेंज आपको मिलेगी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में। ठीक है, एंड देन एग्जाम्पल उसके क्या रहेंगे, बहुत है। पॉलीथीन है, पॉलीस्टायरीन है, पॉलीविनाइल है वहाँ पे, और बोल सकते हो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी एक नॉर्मल चीज़ें ऐसी है कि जो हम हीट देने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक
ठीक है, पॉलीमर की चीज़ें मैं बोल रही हूँ, सॉफ्ट होगी और कूल करने के बाद हार्ड होगी, दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज़ बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। सो ये एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन विच इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं ना, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं दे आर सेट टू बी रिजिड पॉलीमर्स। रिजिड मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शेप्ड। फॉर्मेशन जब होता है तब प्रॉपर्टी तो उनकी है बीइंग शेप्ड ऑन हीटिंग, ठीक है, बट उसके बाद अगर हमने ये किया कि शेप, एक बार उनका शेप हो जाए, एक बार उनको अच्छे से शेप किया जाए, एक बार फिर वो मटेरियल कूल हो जाए, ठीक है। सो ये होने के बाद अगर हम देखते हैं तो उनको अगर आप फिर से हीट देना चाहो या उनको अगर आप फिर से सॉफ्ट करना चाहो तो वो वहाँ पे हीट देने के बाद सॉफ्ट नहीं होते। सो हम ये इनडायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स दे आर वेरी वेरी रेजिस्टेंट टूवर्ड्स हीटिंग। हीटिंग के टूवर्ड्स वो क्या है, वहाँ पे रेजिस्टेंस वहाँ पे दिखाते हैं। दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड अगेन एंड अगेन, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक ये क्यों आ रही है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थर्मोसेटिंग्स में एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग आपको मिलती है। जो हम बोलते हैं ना कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर की कैटेगरी में ये चीज़ बिलोंग कर रही है, तो वहाँ पे एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें क्रॉस लिंकिंग आपको वहाँ पे मिलती है। एंड क्रॉस लिंकिंग है वो भी कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। हिंस हम ये बोल सकते हैं कि ये एक चीज़ ऐसी है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं वो एक बार अगर आप बनाते वक्त उनको हीटिंग बहुत ज़्यादा देते हो, बनाते वक्त ही उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको शेप में लाया जा सकता है। अदरवाइज़ कूल होने के बाद, एक बार वो कूल होने के बाद आप अगर चाहो कि हीट देनी है, फिर से उनको हम क्या करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, फिर से उनको दूसरे मोल्ड में डालेंगे, फिर से एक अलग सा शेप उनको देने की वहाँ पे ट्राई करेंगे, तो नहीं हो सकता। बिकॉज दे आर सेड टू बी रिजिड पॉलीमर्स, वो रिजिड होते हैं एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग by covalent bonds present in a thermosetting polymers, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। बैकेलाइट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। बैकेलाइट का जो एग्जाम्पल है वहाँ पे क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स में वो एग्जाम्पल काफ़ी बार लिया जाता है, काफ़ी वेल नोन एग्जाम्पल है बैकेलाइट का। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, तो ये जो सारे हैं ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप बोले कि मैम ये आपने लिखा क्यों नहीं बोर्ड पे, इसमें टाइम पास करना आई थिंक सो इट इज़ नॉट दैट मच गुड, ठीक है। ये पॉइंट सारे के सारे यहाँ पे हैं, कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं वो भी मैंने आपको समझाया है, किस पे फोकस करना है वो भी समझाया है। इट इज़ आई थिंक मतलब सफिशिएंट फॉर यू टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो क्या सीखा है हमने, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। They are 4 subtypes of this particular classification, and this classification has a criteria of intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से प्रेजेंट है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर पॉलीमर में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। फर्स्ट है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब फोर्स देने के बाद स्ट्रेच होना एंड फोर्स रिमूव करने के बाद वो शेप को रिगेन करना। सिंपल, जो रबर बैंड्स होते हैं वो एग्जाम्पल। इलास्टिसिटी में क्या है, वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मिलेंगे। हेंस इसलिए तो हम बोल सकते हैं कि वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को वहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। फाइबर्स क्या है, फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स मतलब हम बोल सकते हैं कि दे आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लोड है, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है टू विथस्टैंड विद द पर्टिकुलर वेट यू कैन से, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया, तो फाइबर्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी। और यहाँ पे कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
Thermoplastic polymers have a moderate intermolecular force of attraction, and moderate, it means that the forces of attraction are in between elastomers and fiber. इलास्टोमर जितने कम भी नहीं हैं और फाइबर जितने ज़्यादा भी नहीं हैं. सो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं दे आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, मतलब हीट देने के बाद सॉफ्ट होना एंड कूल होने के बाद हार्ड होना, दैट इज़ द प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी इनमें आपको दिखाई देगी. थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं है. जब आप उनको बनाते हो तभी आप उनको शेप दे सकते हो. उसके बाद अगर आपने सोचा कि एक बार वो मटेरियल जो है वो कूल हो गया है और फिर आपने ये सोचा कि नहीं इसको तो दूसरे शेप में हमें बनाना था, अब आप हीट देने का वहाँ पे ट्राई करोगे, अब वो उसको सॉफ्ट करने की कोशिश करोगे, वो सॉफ्ट नहीं होते. बिकॉज थर्मोसेटिंग्स जो होते हैं पॉलीमर, it has a extensive cross linking by covalent bonds and hence they are said to be rigid polymers. They are rigid towards heating, मतलब हीटिंग देने के बाद वो सॉफ्ट नहीं होने वाले. ठीक है. सो इस तरीके से हमने ये पॉइंट्स जो है ये कवर कर लिए हैं. 4 पॉइंट्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन के हैं. यू हैव टू फोकस इट इन अ डिटेल. नेक्स्ट अब हमें जाना है अगेन क्लासिफिकेशन ही हमें पढ़ना है. क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स. मोनोमर्स जो आप लेते हो ना, जैसे एक स्मॉल यूनिट होता है जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दैट सिंगल स्मॉल यूनिट इज सेड टू बी मोनोमर. एंड आफ्टर joining so many monomers with each other we will get a polymer. So वो जो मोनोमर है, मोनोमर आपने वहाँ पे कौन सा लिया है, डिफरेंट मोनोमर्स के टाइप पे आपको यहाँ पे ये आगे का क्लासिफिकेशन देखना है. सो लेट अस सी अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स. अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स. टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स हमने कहा है वहाँ पे. अब होमोपॉलीमर की हम पहले बात करेंगे कि होमोपॉलीमर एग्जैक्टली क्या होते हैं. होमोपॉलीमर्स वो होते हैं कि उसमें आपको दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट. मोनोमर का यूनिट वहाँ पे क्या होता है, एक ही यूनिट वहाँ पे होता है. मतलब दो यूनिट आप वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते. मतलब दो यूनिट का मतलब ये है कि सपोज़ अगर मैंने कहा कि इथाइलिन है तो उससे आप पॉली इथाइलिन प्रिपेयर कर रहे हो, तो इथाइलिन से अगर पॉली इथाइलिन प्रिपेयर हो रहा है वहाँ पे, तो हमने सिर्फ इथाइलिन के ही यूनिट्स लिए हैं, हमने दूसरा कोई यूनिट वहाँ पे नहीं लिया है. जनरली हम ये बोल सकते हैं कि सिंगल टाइप का जो मोनोमर है वो मोनोमर हम वहाँ पे चूज़ करेंगे. और एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड. अब पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी को हम जब प्रिपेयर करते हैं, पीवीसी एक पॉलीमर है, उसको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो विनाइल क्लोराइड के n नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम वहाँ पे लेते हैं. विनाइल क्लोराइड और दूसरा कोई मोनोमर ऐसे नहीं लिया जाता. मतलब एक ही वहाँ पे क्या रहेगा, टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट रहेगा. एक यूनिट नहीं रहेगा, एक टाइप का मोनोमेरिक यूनिट रहेगा और वहाँ पे वो पॉलीमर क्या करेगा, बनाएगा. नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि कभी कभी इस केस में कंडेंसेशन पॉलीमर भी वहाँ पे आपको मिलते हैं. कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे आपको होमोपॉलीमर्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. जैसे नायलॉन 66 है. अब नायलॉन 66 की अगर हम बात करते हैं तो नायलॉन 66 जब बनता है, एक पॉलीमर है नायलॉन 66 करके, तो वो पॉलीमर जब वहाँ पे बनता है तो वहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन एंड एडिपिक एसिड, ये 2 यूनिट्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन एंड वहाँ पे एडिपिक एसिड, ये अगर हमने लिया है तो वहाँ पे उनमें कंडेंसेशन होके कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और वो आपको देगा होमोपॉलीमर. नाउ व्हाट इज़ द केस ऑफ कोपॉलीमर. कोपॉलीमर एग्जैक्टली क्या है. सपोज़ मैंने आपको ये कहा है कि बुना एस में वहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ, तो बुना एस एक टाइप का रबर है. ठीक है, तो वो बुना एस जैसे प्रिपेयर होता है वहाँ पे, तो बुना एस में हम स्टायरीन यूज़ करते हैं और ब्यूटाडाइन जो है वो हम यूज़ करते हैं.
स्टायरीन मतलब वहाँ पे क्या होगा, एक बेंजीन रिंग वहाँ पे होगा, आपको पता है स्टायरीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एंड ब्यूटाडाइन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब ये जो होगा ये कोपॉलीमर की कैटेगरी में रहेगा। दो डिफरेंट टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स आपने चूज़ किए हैं। एक में आपको डबल बॉन्ड का प्रेजेंस दिखाई देगा, दूसरे में आपको बेंजीन रिंग वहाँ पे प्रेजेंट दिखाई देगी। सो दीज आर सेड टू बी कोपॉलीमर्स। बुना एस है, बुना एन है, ये क्या है वहाँ पे कोपॉलीमर्स है। अब ये थोड़ा सा और समझने के लिए उसी पेज पे प्रॉब्लम 15.1 उन्होंने दिया है और वो आपको करना भी है। मोनोमर कौन से यूज़ होते हैं और पॉलीमर कौन सा हम वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है ये देखना है। उसमें देखो इथाइलिन से पॉली इथाइलिन प्रिपेयर हुआ है, सो ये होमोपॉलीमर है। विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड है, होमोपॉलीमर है। आइसोब्यूटाइलिन से पॉली आइसोब्यूटाइलिन है, अगेन इट इज़ होमोपॉलीमर। एक्रिलोनाइट्राइल से पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है, पैन, वो भी होमोपॉलीमर है। कैप्रोलैक्टम, इप्साइलन कैप्रोलैक्टम जो है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में दिखाया था, उसे नाइलॉन 6 का प्रिपरेशन हो रहा है, तो वो भी होमोपॉलीमर है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमेरिक यूनिट चूज़ किया था। अब मूविंग टुवर्ड्स 6th, अब यहाँ पे देखो नाइलॉन 6 है। अब आप बोलोगे कि नाइलॉन 6 तो वहाँ पे कोपॉलीमर होना चाहिए। नहीं, नाइलॉन 6 जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, और कंडेंसेशन पॉलीमर जो होते हैं वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, होमोपॉलीमर्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नाइलॉन 6 में मोनोमर उन्होंने जो दिया है ना, वो ऐसे मत लिखो, वहाँ पे मोनोमर होता है, करेक्ट कर लो वहाँ पे कि नाइलॉन 6 में वहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड, ये दो वहाँ पे मोनोमर्स होते हैं, फिर वो बनाते हैं नाइलॉन 6। 7 में वहाँ पे दिया है ब्यूटाडाइन होना चाहिए, वहाँ पे ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन वो क्या प्रिपेयर करते हैं, बुना एस वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो है पॉलीमर्स का ही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सेक्शन तो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं उन पे कोई भी इफ़ेक्ट आपको दिखाई नहीं देता माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सो दे आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बट वेस्ट मटेरियल ये जो होता है ये फिर वहाँ पे जनरेट होता जाता है। हमें पता है कि अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या निकलेगा, अगर वहाँ पे वो डिग्रेड नहीं होगा और वो मटेरियल एनवायरनमेंट में एज इट इज़ वहाँ पे बढ़ता रहेगा और इट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। सो हम ये बोल सकते हैं कि अभी हम इस तरीके के जो भी एफ़र्ट्स है वो ज़्यादा ले रहे हैं कि नेचुरल पॉलीमर जो है वो हम लोग ज़्यादा बनाएं, बिकॉज नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं वो वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वहाँ पे हो सकते हैं, उनके ऊपर माइक्रोब्स जो होते हैं उनका इफ़ेक्ट होता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। ये सभी चीज़ें जो है इन अटेम्प्ट टू टैकल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम यू कैन से, साइंटिस्ट जो है उन्होंने बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है वो प्रिपेयर किए हुए हैं। वो जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है बेसिकली उनके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, बट वो अभी डिस्कशन वहाँ पे नहीं होगा। 15.5 वाला जो भी एक सेक्शन है वहाँ पे वैसे भी वो डिस्कस होने वाला है, तो अभी लेने का कोई मतलब नहीं है। सो एक पॉइंट यहाँ पे हमने क्लियर किया कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉलीमर, वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऐसे दो कैटेगरीज बन सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल कौन है एग्जैक्टली, नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स वहाँ पे जनरली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स दे आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स एंड दे गेट रिमेन इन द environment as it is, so it creates hazard to the environment. So efforts are taken to prepare some
बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स हम वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। बट वो कौन कौन से पॉलीमर है, क्या है, वो 15.5 सेक्शन में हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले। अभी फिर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तभी हम बोलेंगे कि वही पार्ट यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स जो है उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना होगा कि इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स जो है उनके यूजेस क्या हो सकते हैं, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनकी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कैसी है। ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो ये पॉइंट्स हमें डिस्कस करने। हियर वी हैव कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन सेक्शन वेरी सक्सेसफुली। अब यहाँ पे 15.2 में उन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का एक वहाँ पे एक फ्लो चार्ट जैसे दिया है ना, वो कट कर दिया है, मतलब वो नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन में वहाँ पे दिया है। सो नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस में वो है, आपको करना है तो आप कर सकते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास रख सकते हो, बट इतना करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वो मतलब लिखना या उसका ही एक्सप्लेनेशन देना उतनी ज़रूरत नहीं है। सो क्लासिफिकेशन हमने ये, और इसके बाद कौन सा था, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। ठीक है, सो बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेसिस पे कौन से हैं वो मैंने बताए हैं, हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं। जो अभी एफर्ट्स हो रहे हैं कि जो नेचुरल वे में या सिंथेटिक पॉलीमर्स ऐसे बनाए जाए कि जो बायोडिग्रेडेबल है, वो कौन कौन से हैं। PHB भी है वहाँ पे, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, काफ़ी सारे हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन ज़रूर करेंगे, बट वो लास्ट सेक्शन में डिस्कशन होगा। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स एंड यूजेस। यू कैन से यूजेस से कुछ पॉइंट्स होते हैं ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड, वो भी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रबर के बारे में। अब रबर जो है इलास्टोमर्स जो होते हैं बेसिकली दे आर पॉपुलरली सेड टू बी रबर्स। इलास्टोमर्स जो होते हैं उनको पॉपुलरली रबर कहा जाता है। एग्जाम्पल काफ़ी है, बलून्स जैसे वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टायर्स है, सर्जन के ग्लोव्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। काफ़ी सारे और भी यूजेस वहाँ पे दिए हैं। रबर में सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं वो है नेचुरल रबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल रबर जो है उसका एक्चुअल में नाम क्या है, हम नेचुरल बोल रहे हैं या हम बोल रहे, नेचुरल रबर मतलब क्या होता है, पॉलीआइसोप्रीन इसका नाम है। पॉलीआइसोप्रीन इसका नाम है, नेचुरल रबर को वो कहा जाता है। नेचुरल रबर में मोनोमर कौन सा होता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मतलब क्या, स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन यहाँ पे हमने दिया है। ये देखो 2 मिथाइल है, 1 और 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, सो ये है यहाँ पे मोनोमर जो फॉर्म कर रहा है आपका नेचुरल रबर, विच इज़ साइंटिफिकली कॉल्ड एज अ पॉलीआइसोप्रीन। सो यहाँ पे कितने मोनोमर्स लगभग यूज़ होते हैं, लगभग 2000 to 5000 यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल रबर। वेरी हो सकता है 2000-5000 के बीच में। हाई मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोलिकुलर मास इट रेंजेस फ्रॉम 1,30,000 to 3,40,000 डाल्टन, इतना मोलिकुलर मास वहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये सीधा सा पॉलीमराइजेशन, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है यहाँ पे, एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ टिपिकल टेम्परेचर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट no need to write down all this, just write polymerization process takes place और just write addition polymerization takes place। एडिशन पॉलीमराइजेशन में होगा क्या, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे याद रखना है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड गायब हो जाते हैं और इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता है। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गायब हो गए और बीच में डबल बॉन्ड आ गया। वैसे ही लिखना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 यहाँ पे, और ये N टाइम्स, ये है आपका पॉलीआइसोप्रीन जिसे कहा जाता है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में एक्चुअल में इस तरीके से लिंकिंग आपको वहाँ पे मिलती है नेचुरल रबर में।
अब प्रॉपर्टीज़ अगर देखो तो प्रॉपर्टीज़ में हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल रबर मतलब पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे आपको सीस कन्फिगरेशन आपको दिखाई देगा अक्रॉस सी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस सी कन्फिगरेशन होगा सीस। अब आप बोलोगे मैम ये सीस कन्फिगरेशन क्या है, पढ़ना पड़ेगा आपको। 11th के टेक्स्ट बुक उठाओ, सीस ट्रांस कन्फिगरेशंस जो है वो पढ़ो। नहीं आ रहा तो हम देख लेंगे, मुझे भेजो कि सीस कन्फिगरेशन यहाँ पे कैसे मैंने बोला है, या मैंने मन से ही बोल दिया है कि सीस कन्फिगरेशन है। नहीं, सीस कन्फिगरेशन यहाँ पे आपको पॉलीआइसोप्रीन में मिलता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होता है, वैसे ही वो वीक है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे इस तरीके से कॉइलिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन बी स्ट्रेच लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह वो स्ट्रेच हो सकता है। एंड इट एग्जिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी वो वहाँ पे वो बिलोंग करता है। सो ये हमने देखा। अब यहाँ पे आपको आगे थोड़ा सा देखना है द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन क्या है, वल्कनाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, वल्कनाइजेशन की प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हमें अब क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। सो नेचुरल रबर समझ में आया होगा। इलास्टोमर्स आर पॉपुलरली सेड टू बी रबर्स, रबर्स में नेचुरल रबर हम बोल रहे हैं। नेचुरल रबर का नाम क्या है, पॉलीआइसोप्रीन ये नाम है। वहाँ पे कौन सा मोनोमर यूज़ हो रहा है, आइसोप्रीन मतलब क्या, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, ये मोनोमर वहाँ पे यूज़ हो रहा है। लॉन्ग चेन है वहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास भी काफ़ी हाई है। ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। सो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट प्रोसीजर विच इज़ कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर है क्या, ये मैं बता रही हूँ आपको। आपको ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में करवा देती हूँ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में। नेचुरल रबर जो है उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है, लाइक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नेचुरल रबर के जो भी है वो हमने अभी देखे। वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करना है, इसलिए वहाँ पे एक प्रोसीजर डेवलप हो गई, वो है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। 1839 में चार्ल्स गुडईयर जो है, मतलब एक अमेरिकन इन्वेंटर है, उन्होंने वो प्रोसीजर को इन्वेंट किया। यहाँ पे एग्जैक्टली हम करते क्या है, ये जो आइसोप्रीन के यूनिट्स होते हैं ना, आइसोप्रीन के जो यूनिट्स यहाँ पे है, ये आइसोप्रीन के यूनिट्स से तो हम क्या बना रहे हैं, पॉली आइसोप्रीन वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पॉली आइसोप्रीन वहाँ पे जब प्रिपेयर होता है, पॉली आइसोप्रीन प्रिपेयर करने के बाद हम उसमें सल्फ़र की एडिशन करेंगे, मतलब क्रॉस लिंक जो होती है सल्फ़र की, वो वहाँ पे आपको ऐड करनी है पॉली आइसोप्रीन के यूनिट्स में। इससे होगा क्या, आप बोलोगे कि मैम इससे क्या होगा, सल्फ़र वल्कनाइजेशन जिसे कहा जाता है वो काफ़ी फेमस है, वही हम पढ़ने वाले हैं। सल्फ़र वल्कनाइजेशन कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी सिर्फ इंट्रो में उसका दे रही हूँ। पॉली आइसोप्रीन में ये जो यहाँ पे कार्बन होता है, ये कार्बन, इसके बीच में सल्फ़र के क्रॉस लिंकिंग हम वहाँ पे अटैच करते हैं। उससे नेचुरल रबर जो होता है उसका स्टिफनेस बढ़ता है, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी रहती है, बट वो टूटता नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अच्छी हो जाती है उसकी। ओवरऑल मैकेनिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी बदलाव आपको दिखाई देता है, गोइंग फ्रॉम नेचुरल रबर टू वल्कनाइज्ड रबर। सो अगर यहाँ पे हमने ये देखा कि ये एक प्रोसीजर है टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। आपको अगर किसी ने पूछा कि नेचुरल रबर जो है वो क्या है, वहाँ पे वो है एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर है वो वहाँ पे, और हम बोल सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट चेन में आपको वहाँ पे मिल रहा है। बट अगर मैंने कहा चेन पॉलीमर है, बट अगर मैंने कहा कि वहाँ पे वल्कनाइज रबर की बात हो रही है, वल्कनाइज रबर इज़ अ क्रॉस लिंक पॉलीमर,
हमने देखा भी है, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर में हमने वो एग्जाम्पल भी वहाँ पे पढ़ लिया है। सो याद रखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में जितना दिया है उतना तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि द प्रोसेस बाय विच, बहुत सिंपल वे में उन्होंने दिया है, द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन इलास्टोमर। ये इलास्टोमर है आपका, क्रॉस लिंक जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। द प्रोसेस इज सेड टू बी वल्कनाइजेशन एंड वेरी ऑफन सल्फ़र की जो एक लिंक होती है, क्रॉस लिंक होती है, वही यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है। मतलब सल्फ़र वल्कनाइजेशन इज़ अ मोर फ्रिक्वेंट यूज्ड वल्कनाइजेशन प्रोसेस। सो वो क्या है, कैसे है, किस तरीके से हम वहाँ पे वो करते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे कि वल्कनाइजेशन हम वहाँ पे कैसे करते हैं। बट यहाँ तक पता चल गया होगा आपको कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हम क्यों करते हैं। नेचुरल रबर जो होता है ना, उसमें इलास्टिसिटी तो ठीक है, बट वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो वेट को विथस्टैंड करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होती है। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना है आपको। इम्प्रूव करने के लिए आपको वो इलास्टोमेरिक फॉर्म में कुछ क्रॉस लिंक्स ऐड करने होते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर नेचुरल रबर के फिज़िकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दे और वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हम कर सकें। यही तो नेट एम है हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ कर सकें। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इन विच द cross linking is introduced into elastomers is nothing but vulcanization. So how the vulcanization procedure takes place, which accelerator you can say is used in this particular process। ZBX करके एक एक्सेलेरेटर है, जिंक ब्यूटाइल xanthate करके एक एक्सेलेरेटर सब्सटेंस है, वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या आपको उसके बाद में कैसा स्ट्रक्चर नेचुरल रबर का मिलता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग in a detail, but we will be discussing it in a next lecture। so अभी तक जो भी completion हो गया है, क्लासिफिकेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, उस पर फोकस करो, उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करो, रीडिंग करो प्रॉपरली, नोट्स निकालो, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में vulcanization and we will be discussing some more important polymers in a detail।